बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आई एम मिसेस अनीला इमरान एंड यू आर वाचिंग यूवी एजुकेशनल सेंटर। आज हमारा क्वेश्चन है सैमुअल टेलर कॉलरिज का एज अ रोमांटिक पोइट, और ये क्वेश्चन है करंट नोट्स से लिया गया। और हम जानते हैं कि एस.टी. कॉलरिज 1772 में पैदा हुए और 1834 में इनका इंतकाल हुआ। ये एक इंग्लिश पोइट थे, लिटरेरी क्रिटिक रहे हैं, फिलोसोफर भी हैं, और इनकी फ्रेंडशिप विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ बहुत अच्छी थी और ये दोनों ने मिल के फाउंडेशन डाली थी रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड की। इन दोनों ने ये बुनियाद रखी थी रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड, और ये लेक पोइट्स के भी एक मेंबर रहे हैं। इनका क्रिटिकल काम और स्पेशली इनका काम शेक्सपियर के हवाले से बहुत ज़्यादा जाना जाता है, और उसने इनकी शोहरत में बड़ा नुमाया किरदार अदा किया है इनके काम ने। और जर्मन आइडियलिस्ट फिलोसोफर और इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर जो है वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, जिन्होंने इनकी शोहरत में इजाफा किया। इनकी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर हम कर चुके हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर और लॉन्ग पोइम्स हैं, और क्रिस्टेबल भी इसके साथ ही एक ऐसी पोइम है जो कि लॉन्ग पोइम कहलाती है। राइम के जो टेक्स्ट हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आज हमारे साथ इनका क्वेश्चन है, और इसके अलावा रिजेक्शन एंड नोट भी हमने इनकी की आप ही की फरमाइश पर। कोबला हाम ये भी हम करेंगे। इससे पहले हम करते हैं इनका क्वेश्चन एज अ रोमांटिक पोइट। अब रोमांटिक क्या होता है? रोमांटिक वो लोग हैं जो रोमानियत रखते हैं, रोमानवी किरदार रखते हैं नेचर का। वो नेचर को समझते हैं कि जनाब पहले तो ये मिडिवल दौर था, उसमें लोग जिन्नों भूतों परियों की चुड़ैलों की बातें करते थे, बादशाहों की बातें करते थे, खौफ होता था, दहशत होता था, और ये 15वीं सदी के जो सारे काम थे मिडिवल एज के। लेकिन इन रोमांटिक लोगों ने इमेजिनेशन पे बात करनी शुरू कर दी, और इमेजिनेशन की दो इकसाम हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन में, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन वो हैं जो अंदरूनी कोशिश से फनकार तख्लीक करता है, और प्राइमरी वो हैं जो बैरूनी तासुर वो लेते हैं शायर। देखते हैं कॉलरिज हैज़ बीन कंसिडर्ड द मोस्ट कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी को अंडरलाइन रखेंगे कि इब्तदाई 19वीं सदी के बहुत बड़े रोमानवी शायर समझे जाते हैं और मुकम्मल नुमाइंदगी करते हैं उस चीज़ की। जॉन बुचन एक हमारे क्रिटिक है, रिमार्क्स क्या करते हैं कॉलरिज के बारे में। कॉलरिज पोइट्री उसकी जो शायरी है रिप्रेजेंट पेश करती है, रिप्रेजेंट्स के साथ एस है, पेश करती है द कल्मिनेशन ऑफ रोमांटिसिज्म। कल्मिनेशन एहतमाम पजीर कर देता है रोमांटिसिज्म उसकी शायरी में, इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, अपनी बिल्कुल खालस शक्ल में उनकी शायरी में रोमांटिसिज्म समझे ख़त्म ही हो गया, अपनी इंतहा को पहुंचता है। इन पिक्टोरियल पावर, अगर हम उसकी पिक्चर कशी की ताकत देखें, तस्वीर कशी की उनकी कुव्वत देखें, फेलिसिटी देखें, फेलिसिटी के मफहूम में जाएं तो हमें पता चलता है कि सुख है, शादमानी है, उनकी जो तस्वीर कशी में है, उनके फ्रेजिंग क्या होते हैं? जुमले ऑफ अ वर्ड म्यूजिक। और वर्ड म्यूजिक ये जो अल्फाज जो हैं वो मधुर होते हैं, मौसीकी वाले अल्फाज हैं, और जो सुख और शांति देते हैं हमें, उनके पावर ऐसे नजर आती है। यानी कोई लफ्ज़ हम देखते हैं तो हमें इरिटेट नहीं करता, हमें चुभता नहीं है, सुकून वाले लफ्ज़ हैं, यानी उनको सुन के मधुरता छा जाती है। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर, वो बहुत ज़्यादा इस काम के माहिर रहे हैं, वो मास्टर हैं अपने काम के। इन हिज सैप्ली लगा ले पूरे सरार तरीका जो उनका है ना, सजेस्टिव, वो हमें क्या तजवीज़ करता है? ट्रीटमेंट ऑफ द सुपरनेचुरल, कि कैसे वो सुपरनेचुरल होती है, जो ना नजर आने वाली चीज़ें होती हैं, उनके साथ उनका सलूक कैसा था, उनको वो कैसे हमारे सामने पेश करते थे। ही स्टैंड्स ऑलमोस्ट अलोन, वो तकरीबन अकेले ही खड़े थे, अकेले खड़े होते हैं। ही आल्सो गिव्स अस, ये हमें सारी बातें कौन बता रहे हैं? जॉन बुचन उनके बारे में ये अपने रिमार्क्स पेश कर रही हैं कि वो अकेले खड़े होते हैं। ही आल्सो गिव्स इट अ साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, और उसे नफ्सियाती किस्म की एक बुनियाद भी हमारे सामने डालते नजर आते हैं, एक जहनी नफ्सियाती
क़याम पजीरी, बुनियाद पजीरी हमारे सामने रखते हैं। दो कोलरिज वर्ड, उसके अल्फाज जो हैं इस स्मॉल छोटे होते हैं, इन इट्स बल्क होते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा मीनिंग मौजूद है। अगरचा छोटे सेंटेंसेस हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मीनिंग रखते हैं। यट इट रेंज, और उनकी जो हदूद है, उनका जो सिलसिला है अमंग्स के दरमियान होता है। द रिस्टोर ट्रेजर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और ये सिलसिला जो है ये पूरे ख़जाना हमारे सामने पेश कर देता है। रिस्टोर होता है बसेरा कर लेना, बहाल कर देना। किसको हमारे सामने पेश करते हैं? ये अंग्रेज़ी अदब का मुकम्मल ख़जाना है उनकी सारी की सारी किताबें। अगरचा सेंटेंसेस छोटे हैं, अल्फाज छोटे होते हैं, लेकिन मीनिंग्स बहुत बड़े होते हैं। कॉलरिज इज़ अ ग्रेट रोमांटिक पोइट, बहुत ज़्यादा माने जाने वाले अजीम रोमानवी शायर हैं। अंडर द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ रोमांटिक रिवाइवल, रोमांटिक रिवाइवल वही है जो रोमांटिक बाद में आए थे, उन्होंने दोबारा आके अपना असर अंदाज किया था, तो ये भी उसके असर में शामिल थे। लिटरेचर शिफ्टेड, अब लिटरेचर जो है वो मुंतकिल हो गया फ्रॉम रीजन्स टू इमेजिनेशंस। पहले रीजन पे बात होती थी, अकल पे बात होती थी, फिर ख्यालात पे बात होने लग गई। एंड द रोमांटिक्स, और ये जो रोमानवी शायर थे, डिक्लेयर्ड, ऐलान किया उन्होंने, दिस इमेजिनेशन, इसी अपनी तासुराती के तखयलाती इस पावर का, एज अ क्रिएटिव पावर टू फाइंड आउट टू अल्टरनेट ट्रूथ, कि ये वो तहलीकी ताकत है जिससे इन्हें एक मुकम्मल सच सामने नज़र आता दिखाई दे सकता है। यानी उन्होंने फितरत पे बात शुरू कर दी, अपने ख्यालात को इजहार करना शुरू कर दिया, और ये सारी बातें इन लोगों ने हमें दिखाई अपनी शायरी में, और ये रोमांटिक रिवाइवल था। आगे चलते हैं तो कॉलरिज नॉट ओनली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन इमेजिनेशंस एंड फैंसी। इमेजिनेशंस क्या है? तसव्वुरात, ख्यालात, और फैंसीज भी वही गुमान है, उनकी सोचें हैं। वो कॉलरिज ना सिर्फ अपनी हमें तसव्वुरात और गुमान के अंदर फ़र्क दिखाते हैं, बट आल्सो फर्दर डिवाइड्स इमेजिनेशन इनटू प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट तीनों लाइन है कि बल्कि वो आगे आके अपनी इमेजिनेशन को भी तकसीम कर देते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशंस में। प्राइमरी क्या होती है? जो बाहर से आने वाले तासुरात होते हैं, खुशी जो हमें फितरत के नज़ारों से हासिल होती है, और सेकेंडरी क्या होती है? जो अंदरूनी कोशिश और हिम्मत और फनकाराना तख्लीक से हासिल की जाती है। जैसे ये सेकेंडरी इमेजिनेशंस के खोने पे कर रहे थे ना अफसोस अपनी रिजेक्शन एंड नोड में, तो वही ये हमें बताना चाह रहे हैं। He holds secondary imagination, उन्होंने secondary imagination पकड़े, यानी अपनी अंदरूनी तख्लीक को उन्होंने उजागर करने की कोशिश रखी। द सोल क्रिएटिव पावर, और कहा कि यही एक तन्हा तख्लीकी ताकत है जो हमारे अंदर से फ़न की तख्लीक होती है। लाइक ऑल द रोमांटिक, दूसरे रोमांटिक पोइट्स की तरह कॉलरिज पोइट्री इज रूटेड इन इमेजिनेशन। उनकी शायरी बेतसव्वुरात की जड़ों में धंसी पड़ी थी, तसव्वुरात से भरी पड़ी थी। ही इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव पोएट, और उन्हें समझा जाता है बहुत ही ज़्यादा तासुराती शायर। एज अ रोमांटिक पोइट के तौर पर ही स्टैंड्स सुप्रीम, वो बड़े आला दर्जे पर खड़े हैं। इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सुपरनेचुरल, कि उनका रूहानी चीज़ों के साथ सुपरनेचुरल वो एलिमेंट्स होते हैं जो माफूकल फितरत है, नज़र ना आने वाली ताकतों के साथ उनकी ट्रीटमेंट कैसी थी? ही इज़, वो हैं बोथ एन एपिक एंड ए स्कूल इन हिमसेल्फ। एपिक क्या होता है? एपिक कोई आ जाता है एक दौर, एक अहद, वो एपिक है, एक पूरा दौर है। इस एपिक और उस एपिक की बस प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग फिनिश डिफरेंट है। जैसे वो लॉन्ग नरेटिव पोइम, और ये एपिक का मतलब है अहद, दौर। और वो स्कूल थे अपने आप में, एक पूरे का पूरा दौर थे अपनी ज़ात में। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी भी क्वेश्चन में फिट होती है। Coleridge supernaturalism was quite different from that of the Gothic romantic of 18th century. Gothic romantic कौन थे? ये वो लोग थे जो ऐसे नावल लिखते थे जिसमें तो जो खौफ, दहशत, पुरानी हवेली, किले, ये सारे किस्से डाले जाते थे। इनसे कॉलरिज अपने सुपरनेचुरलिज्म को बहुत मुख्तलिफ बयान करते हैं। उनका वो हवेली में भूतों में ही नहीं है, उन्होंने नेचुरल को सुपरनेचुरलिज्म ने पेश करके दिखाया। पानी को हमारे सामने दिखाया, पानी के अंदर से निकलती हुई चीज़ें, हवा के साथ बनती हुई सुपरनेचुरल चीज़ें जैसे वावरोले टाइप हमें दिखाए। ये उनका काम था। उन्होंने वो पुरानी हवेलियों में और किलों में जाके जिन भूत तलाश नहीं किए हो। अब देखते हैं
कि गोथिक जो थे रोमांटिक ऑफ द 18th सेंचुरी हुज सुपरनेचुरलिज्म वाज ग्रूसम। अब उनकी सुपर नेचर क्या थी? ग्रूसम्स थी, होलनाक थी और लर्जाहेज थी, हॉरिबल, बड़ी ही दहशतनाक थी। एंड ब्लड कर्डलिंग, कर्डलिंग क्या है? गाढ़ा कर देती थी, हमारे खून जमा देती थी, यानी ऐसे हमें वो खौफ से लर्जा कर देते थे कि हमारे खून ठंडे पड़ जाते थे, खौफ आता था। जैसे किसी ड्रानी फिल्म को देख लें, भूतिया फिल्म को देख लें तो ब्लड कर्डलिंग हो जाता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ कॉलरेज सुपरनेचुरलिज्म वाज साइकोलॉजिकल। इनका जो सुपरनेचुरलिज्म बयान करने का अंदाज है, माकूफ अल फितरत अशिया हमारे सामने दिखाती हैं, ये नफ्सियाती हैं, रियलिस्टिक, हकीकी हैं, एंड कन्विंसिंग, और हमें कायल कर देती हैं। दस इट इज मोर इफेक्टिव, लिहाजा इनका असर भी ज्यादा होता है। इट वॉज ए फिनोमिनन। फिनोमिनन के मफहूम में जाएं तो ये करिश्मा, रुझान, अजूबा आ जाता है ऑफ माइंड। ये उनके दिमाग का एक अजूबा था। इसी अजूबे पर तो वो रो रहे हैं डिजेक्शन एंड नोट में कि अब मुझे ये मशरिक की वो पीली रोशनी, हवाओं के झक्कर, मुझे कुछ इमेजिनेशन पावर नहीं दे रही, मैं कोई स्टोरी क्रिएट नहीं कर पा रहा। ये उनके डिजेक्शन एंड नोट में यही तो प्रॉब्लम थी। अब ये उनके माइंड का जो था एक साइकोलॉजी सिस्टम भी था, जिसमें से वो इस्तेमाल करके कहानियां क्रिएट कर लेते थे और बड़े हमें रियलिस्टिक लगते थे। आगे चलते हैं। इन द एंशिएंट मैरिनर में उन्होंने क्या कहा है? ही सेज, वो कहते हैं, दैट मैरिनर होल्ड्स अप द वेडिंग गेस्ट। उसने उस शादी के मेहमान को रोक लिया विद हिज ग्लिटरिंग आईज, अपनी इन चमकीली आंखों से। इन द ट्रीटमेंट ऑफ नेचर का अगर हम देखें इस्तेमाल, कॉलरेज also assumes, कॉलरेज ये भी अंदाजे करते हैं द रोल ऑफ मास्टर के वो एक मास्टर का, एक आका का किरदार अदा कर रहे हैं नेचर के हवाले से, और नेचर भी ऐसा किरदार अदा कर रही है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ड्सवर्थ, अगर वर्ड्सवर्थ के इन्फ्लुएंस में जाएं, वर्ड्सवर्थ ने जो उन पे अपना असर छोड़ रखा था, बिकेम एन एडमायरर ऑफ नेचर, तो वो नेचर के एक एडमायरर बन गए थे, नेचर की तारीफ करने वाले बन गए थे। दो लेटर ऑन, अगरचा बाद में ही एब्जोर्ड, बाद में उन्होंने क्या किया? वापस ले लिया उन्होंने जनाब, एब्जोर्ड कर दिया वर्ड्सवर्थियन व्यूज, जो उन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में अपने तासुरात दिए थे, एब्जोर्ड कर लिए, वापस ले लिए। ये याद रखना है आपने कि इन्होंने अपनी थ्योरी पहले वर्ड्सवर्थ के साथ रखी थी, बाद में अपनी थ्योरी एब्जोर्ड कर ली, वापस ले ली अपनी थ्योरी। येट इट कुड नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम ग्रेटनेस ऑफ नेचर, क्योंकि वो डिट्रैक्ट, वो बदनाम नहीं करना चाहते थे नेचर की अजमत को, उन्होंने इसीलिए अपनी थ्योरी को वापस ले लिया। हिज नेचर, जो उसकी नेचर थी, डिस्क्रिप्शंस, वो अपनी नेचर को कैसे बयान करते हैं? जो सो डेलिकेट, बड़ी ही नाजुक, उम्दा एंड प्रिसाइज, और दुरुस्त एन मुताबिक बताते हैं उसको। अगले पेज पर हम आ रहे हैं, तो अगले पेज पे हमारे साथ क्या बातें कर रहे हैं करंट नोट्स में। विच ऑन अदर पोर्ट्स, जो कि दूसरे पोर्ट्स के साथ देखें तो इनकी नाजुक और फितरत के ऐन मुताबिक बातें हैं। एक्सेप्ट कीट्स इज एबल टू प्रेजेंट, और सिर्फ जॉन कीट्स ऐसे शायर रहे हैं जो इनके बाद नेचर को प्रेजेंट करने में बेहतरीन साबित होते हैं। देयर इज आल्सो यूनिवर्सलिटी, यहाँ पर यूनिवर्सलिटी है, यूनिवर्सलिटी आलमगीरपन, आफाकी है, यहाँ पर इनका स्टाइल आलमगीर है। एंड वैरायटी इन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, और उनकी फितरत को बयान करने के अंदाज में बेतहाशा वैरायटीज हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने फितरत को बयान किया है। द 18th सेंचुरी क्लासिस्ट, पुरानी 18th सेंचुरी के क्लासिस्ट होते हैं, बड़े अहम, नुमाया, खास, बेहतरीन किस्म के काम को देखा जाए, वर इंटरेस्टेड इन अ सॉर्ट ऑफ पोइटिक डिक्शन, वो बड़े इंटरेस्टेड थे, उनकी बड़ी दिलचस्पी रही है 18th सेंचुरी के जो नुमाया शायर हैं और राइटर हैं, उनकी दिलचस्पी रही है ये शायरी के डिक्शन, शायरी की ज़बान में, शायरी की लैंग्वेज में, विच वॉज आर्टिफिशियल एंड बम्बास्टिक, जो कि एक तो मसनूई होती थी लेकिन जोशीली, भड़कीली, मुतकब्बराना बहुत ज़्यादा होती थी। वेयर एज, जबकि द रोमांटिक्स, ये जो रोमांटिक लगा लें, ये जो कॉलरेज, विलियम ब्लेक और जॉन केट्स, इस तरह के जो अगर शायर लगाते हैं, इंट्रोड्यूस सिंपल डे टू डे लैंग्वेज, इन्होंने तो बड़ी सादा जुबान हमारे सामने मुतारिफ करवाई। कॉलरेज ऑल्सो एम्प्लॉयज सिंपल एंड फेमिलियर लैंग्वेज, उसने भी बड़ी सादा जुबान हमारे सामने रखी है। ही सेज, वो कहते हैं, बोथ मैन एंड बर्ड एंड बीस्ट, जो अब हमें क्या बताते हैं कि सारे के सारे
जो प्रेथ वेल, ये राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की बातों में से बात निकली हुई है। उन्होंने कहा कि जो शख्स प्यार अच्छा करता है ना, वही दुआ भी अच्छी कर सकता है, चाहे वो परिंदों से करे, इंसानों से करे या दरिंदों से करे। इन सब के साथ वो हमें बताना चाहते थे कि जो शख्स अच्छे सलूक को जाहिर करता है, उसी शख्स की दुआ कबूल भी होती है। अगर हम इन मफ़हूम में जाके देखें तो यहाँ ये भी बताया जा सकता है। कॉलरिज ने अपनी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो की है, ये हमने अपने प्ले लिस्ट में इसका मुकम्मल सेट रखा है और ये पूरे का पूरा सेट आप देख सकते हैं जब आप हमारे प्ले लिस्ट को विजिट करते हैं। आगे बात करते हैं अनलाइक द क्लासिक्स। अब ये क्लासिक्स के बरअक्स लाइक होता है एक जैसे और अनलाइक होते हैं जो एक जैसे नहीं होते। इनके बरअक्स हु डेल्ट विद द एलीट क्लास, जो कि ताल्लुक रखते थे, जो जिनका ताल्लुक पेश करना था हमारे सामने बड़ी मुख्तार शख्सियत, बहुत अमीर, अशरफिया, इन शख्स की कहानियां पेश करते थे क्लासिक्स। यही था ना क्लासिक्स दौर में अगर चले जाएं तो बादशाहों की कहानियां ही हमारे सामने आती थी ना, उसमें आम बंदे की तो कहानी नहीं होती थी। एलीट क्लास के बंदे हमारे सामने दिखाए जाते थे, उन्हीं की स्टोरीज पेश की जाती थी। आम बंदे को बंदा ही नहीं समझा जाता था, कहते थे बादशाह है तो उसी की कहानी रखेंगे। जो कोई अच्छा जाना माना हो, एरिस्टोटेलियन में चले जाएं, उसकी भी तो थ्योरी ट्रेजिक हीरो में यही बन जाती है ना कि जानी मानी शख्सियत जो है उसे पेश किया जाए। अब ये उनके बरअक्स थे जो मॉडर्न राइटर थे। इनमें क्या था कि द रोमांटिक्स डेवलप्ड विद द रूरल एंड मिडीवल लाइफ। ये मिडीवल लाइफ कौन सी थी? ये 15वीं सदी की जो जिंदगी थी उसमें, और देहाती जिंदगी में ये लोग रहते थे। देहाती जिंदगी में फितरत हमें सही नजर आ सकती है ना, अदरवाइज हम फितरत को महसूस तो नहीं कर सकते आम शहरी जिंदगी में, वहीं पर नेचुरल चीजें नजर आती हैं। Coleridge also fascinated by rural and ancient life। वो भी बड़ी देहाती और कदीम जिंदगी से मुतासिर था। The ancient mariner takes us, वो हमें ले जाता है टू medieval age, उसी medieval age में ले जाता है, उसी कुरून वस्ती की दुनिया में ले जाता है, 15वीं सदी में हमें ले जाता है। In Crustable, अगर Crustable इनकी पोएम देखते हैं, the atmosphere is medieval, वहाँ पर माहौल ऐसा पेश किया गया है कि वो भी पुराने जमाने का माहौल लग रहा है। And in कुबला खान में अगर देखें, we also find रूरल सॉलिट्यूड, तो हमने बड़ा देहाती किस्म का जहाँ शहरी जिंदगी से दूर रहने वाला एक तन्हाई वाला मंजर पेश किया जाता है इसमें भी, कि वो अकेले थे तो उन्होंने वो पोइम लिख ली, जो ही कोई आया वो सारी की सारी उनकी पोइम का पूरे का पूरा तासुर खत्म हो गया। वही था, तन्हाई पेश की है, नेचुरल एलिमेंट्स पेश किए हैं। ऑल द रोमांटिक्स वर एस्केपिस्ट, ये भी सच है, जैसे हम कहते हैं जॉन कीट्स एक एस्केपिस्ट थे, तो सारे के सारे रोमांटिक जो थे वो फरार पसंद करते हैं। दे लाइक टू एस्केप फ्रॉम द अर्बन लाइफ इन द रूरल सॉलिट्यूड, वो लाइक करते हैं कि शहरी जिंदगी से देहाती जिंदगी की तरफ चले जाएं, उस तन्हाई की तरफ चले जाएं। कॉलरिज वाज अ ड्रीमर, वो तो एक ख्वाब देखने वाले शख्स भी रहे हैं। एंड हिज वंडरफुल ड्रीम, और उसका सबसे ज्यादा ड्रीम क्या था? क्वालिटी मेड हिम अ ग्रेट सुपर नेचुरल पोइट, और उनकी इसी क्वालिटी ने उन्हें सुपर नेचुरल माकूफ फितरत चीज़ों को बयान करने वाला शायर बना दिया है। कॉलरिज की इस खूबी ने कि वो तन्हाई में बैठ के नेचुरल चीज़ों को देखते हुए बातें करते थे। बीइंग फेड अप विद द एक्टिविटीज ऑफ द डेली, बीइंग फेड अप, वो बड़े बेजार हो जाते थे विद द एक्टिविटीज, उन कामों से, ऑफ द डेली मॉर्टल लाइफ, जो कि इंसानी जिंदगी में मॉर्टल लाइफ को होती है, इस फानी दुनिया में जो पाई जाती थी, इनसे वो बेजार हो जाते थे। ही रिलैक्स्ड इन अ स्टेट ऑफ रेवरी, रिलैक्स्ड क्या कहते हैं? उन्हें राहत बख्शीती है, उनको राहत मिलती है। रेवरी किसमें? ख्याली पलाव वाली दुनिया में, ख्याली पलाव वाली दुनिया में उन्हें बड़ा सुकून नजर आता है। मोस्ट ऑफ हिज पोइट्री, उनकी बहुत सी पोइट्री इज प्रोडक्ट ऑफ ड्रीम क्वालिटी, ऐसी ही ड्रीम क्वालिटी की एक पेशकश है उनकी शायरी। ही इज नाउन एज द फाइनेस्ट ड्रीमर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के बड़े ही ज्यादा फाइनर किस्म के ड्रीमर वो कंसिडर किए जाते हैं। ऑल द रोमांटिक्स, जो भी कोई रोमानवी शायर थे, वर द लवर्स ऑफ ब्यूटी, हाँ खूबसूरती को तो पसंद करते थे। दे जर्नली एड स्ट्रेंजनेस, तो उन्होंने स्ट्रेंजनेस भी ऐड की है टू इट, इनके अंदर। कॉलेज क्रिएट्स अ सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस, उन्होंने भी सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस ऐड की है। एंड वंडर, और वंडर इन हिज पोइट्री, अपनी शायरी में ही क्रिएट्स एन इंचैंटमेंट ऑफ वंडर। इंचैंटमेंट क्या है? जादू, इश्क, हैरानगी के साथ तो उन्हें एक सहर सतारी कर देते थे अपनी क्रिएशन के साथ। एंड स्ट्रेंजनेस, और अपनी अजीबो
गरीब बातों से इन हिज नरेशन जो वो बयान करते थे टू द मेरिनर, जैसे कि मेरिनर ने बयान की है। कैसी अजीब अजीब बातें मेरिनर ने हमारे सामने की, उन सारी बातों में बड़ी जबरदस्त किस्म की अजीबो गरीब उनसन पाया जाता है। सिमिलरली इसी तरह द स्टोरी ऑफ क्रिस्टिबल की अगर कहानी देख लेते हैं, एंड द पिक्चरस्क होता है जैसे तस्वीर की मानिंद, एक तस्वीर कशी पिक्चरस्क। अगर हम पिक्चर्स देखते हैं क्रिस्टिबल की इन कुबलाई खान या कुबलाई खान में तस्वीर कशी देखते हैं, इन दोनों के अंदर जो कहानी के अंदर उन्होंने और नज़म के अंदर, दोनों नज़मों के अंदर जो उन्होंने तस्वीर कशी पेश की है, क्रिएट वंडर एंड स्ट्रेंजनेस, वो क्या पेश करती है हमारे सामने, वंडर और स्ट्रेंजनेस पेश करती है हमारे सामने।